Hello everyone, welcome to ITLS Academy। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिल्ड फूड्स। चिल्ड फूड्स के बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड फूड्स, सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे, किस प्रिंसिपल पे चिल्ड फूड को स्टोर किया जाता है या बनाया जाता है। चिल्ड फूड्स आर पेरिशेबल फूड्स। पेरिशेबल का मतलब होता है कि इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम होती है, कि अगर आपको चिल्डिंग टेम्परेचर इन्हें देना है तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं, अगर ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है और आप उतना ज़्यादा नहीं, इन द सेंस ज़्यादा का मतलब है कि ज़्यादा ही कम टेम्परेचर इनको चाहिए, एकदम चिलिंग टेम्परेचर वो नहीं आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो ये डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। सो इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द टाइम ड्यूरिंग विच दे रिमेन होलसम एंड सेफ टू ईट आर केप्ट विद इन कंट्रोल्ड एंड स्पेसिफाइड कंडीशंस, नॉर्मली बिलो 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उनकी आप सेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जैसे हैं वो सेफ रहें और जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा रहे, तो इसके लिए आपको कंट्रोल्ड और स्पेसिफाई कंडीशंस में रखना होता है। और वो स्पेसिफाई कंडीशंस क्या होती हैं? जो नॉर्मल रेफ्रिजरेशन होता है, आप सभी ने देखा होगा कि सब्जियों को आप स्टोर करते हैं, कहाँ पे करते हैं? जो डीप फ्रीज़र होता है जिसमें बर्फ़ जमती है उसमें तो नहीं करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर वाले एरिया में करते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर एरिया बिलो 8 डिग्री होता है, लगभग 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है। उसमें आप स्टोर करके रखते हैं वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को, तो वो सेफ रहते हैं। चिल्ड फूड्स may be divided into those that potentially offer a low risk of the growth of pathogenic organism and those where the risk is theoretically high। चिल्ड फूड में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक वो जो कि कंटेमिनेशन का रिस्क जिसमें लो होता है, जिसमें कम रिस्क होता है कि पैथोजेनिक या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, और दूसरी कैटेगरी वो होती है जहाँ पे रिस्क बहुत हाई होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कंटेमिनेशन हो जाता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। The factors that invoke the need for additional care in the manufacture of chilled foods are, जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं एडिशनल केयर के लिए, उनमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि the perishability of raw material। एडिशनल केयर की बात की जा रही है तो आपको ये चाहिए होता है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट जब फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, फाइनल प्रोडक्ट जब बन गया, तभी आप उसको चिल्ड टेम्परेचर दे रहे हैं, तभी आप उसको सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ध्यान में रखना होता है कि जो रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया है, उसकी पेरिशेबिलिटी क्या है और उसको किस तरीके से स्टोर करना है, वो किस तरीके का टेम्परेचर चाहता है। तो पेरिशेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ज़रूरी हो जाती है। अगला है मिनिमल प्रोसेसिंग टू मैक्सिमाइज सेंसरी क्वालिटी। सेंसरी क्वालिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए मिनिमम क्या प्रोसेसिंग करनी होती है, इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए। The potential for spoilage और पैथोजन ग्रोथ, किस हद तक स्पॉयलेज हो रहा है, प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, और पैथोजन की ग्रोथ का पोटेंशियल कितना है, किस तरीके से वो ग्रो कर रही हैं, कितनी जल्दी ग्रो कर रही हैं, ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। द रैपिड डिस्पैच ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है उसको तुरंत ही वहाँ से डिस्पैच कर दिया जाए, दूसरी जगह पे पहुँचा दिया जाए जहाँ पे उसको स्टोर होना है। नेक्स्ट आता है चिल्ड फूड चेन रिक्वायरमेंट्स।
चिल्ड फूड चेन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर हैं यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है विच पैथोजन एंड लेवल ऑफ कंटेमिनेशन माइट बी प्रेजेंट। जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिन चीज़ों से प्रोडक्ट बनेगा, उनमें कौन कौन से पैथोजन प्रेजेंट हो सकते हैं और किस लेवल पे प्रेजेंट हो सकते हैं, कम लेवल है या फिर ज़्यादा लेवल है, इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म्ड टॉक्सिन्स। क्या ऐसा है कि जो प्रोडक्ट है, जो इंग्रेडिएंट्स आपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए लिए हैं, उनमें किसी भी प्रकार के परफॉर्म्ड टॉक्सिन्स के होने की पॉसिबिलिटी है क्या। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी होती है, व्हाट आर द रीजनेबल स्पेसिफिकेशन लेवल टू अप्लाई टू मिनिमाइज रिस्क। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अप्लाई करना है। जो रीजनेबल स्पेसिफिकेशन लेवल है, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का यूज़ करना है, इस चीज़ को भी आपको कंसीडर करना होता है। व्हाट फर्दर प्रोसेसिंग इज़ टू बी अप्लाइड। जो प्रोडक्ट बन गया है, जो इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, उनमें अगली प्रोसेसिंग आपको क्या करनी है। एंड डज द सेल्फ लाइफ ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एक्सीड द सेल्फ लाइफ ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आता है कि जो इंग्रेडिएंट है, क्या ऐसा है कि उनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा है और जब आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया है तो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कम है। बहुत टाइम ऐसा भी होता है और ये चीज़ ऐसा पॉइंट है जिसको अच्छे से कंसीडर करना ही होता है, क्योंकि जो सेल्फ लाइफ अगर इंग्रेडिएंट की ज़्यादा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में जाके वो उसकी सेल्फ लाइफ को कम कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है और इस पॉइंट को ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। Deliveries of high perishable raw materials should not be accepted if the temperatures fall outside agreed specific range. अगर कोई भी पेरिशेबल रॉ मटेरियल आ रहा है कंपनी में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, तो अगर उसका जो टेम्परेचर रेंज है, जैसे कि आपने कोई कोल्ड प्रोडक्ट मंगाया लेकिन वो इस कंडीशन में पहुंच रहा है कि वो जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए वो है ही नहीं। लाइक अगर एग्जांपल लें, आप आइसक्रीम मंगा रहे हैं, आइसक्रीम किसी ने आपके घर पे पहुंचाई, वो एकदम से पिघल गई है, तो फिर क्या आप लेना उसे पसंद करेंगे। हालांकि वो रॉ मटेरियल नहीं है, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि रॉ मटेरियल का अगर टेम्परेचर है जो उसके स्पेसिफाइड रेंज है उससे वो बाहर जाता है, तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। गाइडेंस ऑन रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस should be given on outer packaging। जो उसकी स्टोरेज कंडीशंस हैं वो क्या हैं, इसकी गाइडेंस तो हम लोग पैकेजिंग का चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा भी है पैकेजिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो जो प्रोडक्ट है उसको किस टेम्परेचर रेंज पे स्टोर करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये पैकेजिंग पे ही दे दी जाती है। टेम्परेचर चेक्स अंडरटेकन मस्ट बी रिकॉर्डेड। टेम्परेचर को चेक करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस की गई हैं, इनको भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। एंड इक्विपमेंट यूज्ड मस्ट बी कैलिब्रेटेड एट डेजिग्नेटेड इंटरवल्स। और जो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए, चेक करने के लिए इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं, उनका प्रॉपर कैलिब्रेशन होना चाहिए एक रूटीन इंटरवल पे। ये कैलिब्रेशन क्या है, टेम्परेचर चेक्स क्या हैं, और ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हर चैप्टर में ये क्वेश्चन आएंगे, ये पॉइंट्स आएंगे और हर बार मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती, इसलिए आपको प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ चीज़ों का नाम सुनने को मिलेगा और आपने अगर उनका डिटेल नहीं पढ़ा है तो शायद आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है।
अब आता है प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को जो प्रोडक्ट है उसके फॉर्मुलेशन या कैरेक्टरिस्टिक से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए क्या करना होगा? एडजस्टमेंट ऑफ पीएच। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई ऐसा है जो कि pH 5 पे सर्वाइव कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके pH को वैरी कर सकते हैं, 5 से कम कर सकते हैं, 5 से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर pH नहीं मिलेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो सप्रेस हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी। एडजस्टमेंट ऑफ वाटर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करके आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एडिशन ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के एडिशन के द्वारा भी आप काफ़ी हद तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। An individual factor such as pH may be used to reduce microbiological growth. माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए इंडिविजुअल फैक्टर्स जैसे कि pH है, इनको यूज़ किया जा सकता है। इंट्रोड्यूसिंग एन एडिशनल फैक्टर सच एज वाटर एक्टिविटी मे प्रोड्यूस अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अगर जो वाटर एक्टिविटी है, ये एडिशनल फैक्टर्स हैं और अगर इनमें कोई भी चेंज होता है तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को कॉज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स एज हर्डल्ड रिड्यूसेस माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। जो दो फैक्टर्स हैं इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ये माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ को रिड्यूस करने में मदद करता है टू अ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड एक्सटेंट। जो आपका एक्सपेक्टेड एक्सटेंट होता है, कैलकुलेट जो आपने किया है, दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो शायद ये उससे भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। अब आता है प्रोसेसिंग पैरामीटर्स। दिस एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर्ड अंडर द फॉलोइंग सब डिवीज़न। प्रोसेसिंग पैरामीटर्स जो हैं उसके कुछ सब डिवीजन्स हैं, जैसे कि पहला है हीट ट्रीटमेंट, नन और लेस देन 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 मिनट। 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग 2 मिनट के लिए हीट का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। पॉसिबिलिटी दैट ऑल पैथोजन प्रेजेंट विल सर्वाइव, या फिर हीटेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 मिनट और इक्विवेलेंट, ऑल वेजिटेटिव पैथोजन प्रेजेंट विल बी रिड्यूस। अगर इतना ट्रीटमेंट आप देते हैं तो जो पैथोजन प्रेजेंट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे टू एन एक्सेप्टेड लेवल, जितना कि लेवल आपको चाहिए है। फॉर एग्जांपल लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड सैल्मोनेला, ये भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर इनको इतना टेम्परेचर नहीं मिलता है तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कूलिंग। हीटेड प्रोडक्ट शुड बी कूल्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। जिनको हीट किया गया है इनकी कूलिंग बहुत ही जल्दी, बहुत क्विकली करनी चाहिए थ्रू द सो कॉल्ड डेंजर जोन, दैट इज टेम्परेचर रेंज ऑफ 5 to 63 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक डेंजर जोन होता है 5 से लेके 63 डिग्री तक का टेम्परेचर। तो जो हीट किया गया है, आपने 70 डिग्री पे हीट किया है, इसको तुरंत ही आप लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर पे लेके आइए थ्रू दी सो कॉल्ड डेंजर जोन, क्योंकि जो डेंजर जोन है उसका जो रेंज है वो ये है। तो अगर आप 4 डिग्री तक लेके आएंगे तो डेंजर जोन से आप बाहर हो जाएंगे। एंड दिस विल मिनिमाइज रिस्क ऑफ स्पोर जर्मिनेशन एंड आउट ग्रोथ। स्पोर के जर्मिनेशन एंड आउट ग्रोथ जो है उसके रिस्क को ये कम कर देगा। अगला आता है पैकेजिंग। दिस शुड बी कंसिडर्ड अंडर द फॉलोइंग सब डिविजन्स। प्रोडक्ट कुक्ड इन पैक, pathogen will be eliminated to the extent indicated in 44.9a and there will be no opportunity for
रिकंटेमिनेशन दैट मे प्रेजेंट इन अ फूड सेफ्टी हैजार्ड। पैकेजिंग के टाइम पे जो पैकेजिंग की बाद में जो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये फूड सेफ्टी हैजार्ड को काफ़ी हद तक कम करती है। अब आता है इंटेंडेड यूज ऑफ प्रोडक्ट। The key point to consider is whether the product is to be eaten without further heating। जो प्रोडक्ट है उसके लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं जिसको खाया जाना है उसको कैसे खाना है विदाउट फर्दर हीटिंग, दैट इज़ रेडी टू ईट, कि वो खाने के लिए एकदम तैयार है, उसकी कोई अगली हीटिंग नहीं करनी है, या फिर फॉलोइंग डोमेस्टिक रीहीटिंग, या फिर आपको घर पे आपको उसे दोबारा खाने से पहले हीट करना है। और तीसरा है फॉलोइंग डोमेस्टिक कुकिंग, या फिर उसको पहले कुक करना है। जैसे कि आप मैगी लेके आते हैं, ऐसे तो नहीं खा सकते, उसको पहले कुक करना रहता है और उसके बाद में उसको खाते हैं। सो रिक्वायर्स अ हीट प्रोसेस इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 मिनट, ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको लेस किया जा सके। अगला है दी चिल चैन। टेम्परेचर एंड टाइम कंट्रोल आर दी प्रिंसिपल कंट्रोलिंग फैक्टर। जो टेम्परेचर है और जो टाइम है ये सबसे ज़्यादा ये प्रिंसिपल कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, ताकि फूड और फूड जो है चिल्ड फूड है या उसकी सेफ्टी है उसको मेंटेन किया जा सके। इफेक्टिव टेम्परेचर कंट्रोल थ्रू आउट दी चिल चेन। जो चिल चेन होती है, और चिल चेन का मतलब है जब से प्रोडक्ट बना है और जब उसको यूज़ किया जा रहा है उसके बीच में जो भी प्रोसेस जो भी ट्रीटमेंट दिए गए हैं, तो वहाँ पे इफेक्टिव टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड ऑफ द मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन एक्टिविटी। जो मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ हैं इनका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड द करेक्टिव एक्शन टेकन इन द इवेंट ऑफ फेलियर। अगर कोई फेलियर होता है तो उस केस में किन किन करेक्टिव एक्शंस को लिए जाना है, ये भी चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। If these points in the process are deemed with the HACCP plan, जो एक्टिविटीज़ हैं जो प्लान बनाए गए हैं, अगर ये हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है ये बहुत लाभदायक होंगे। टू बी क्रिटिकल पॉइंट्स तक अगर ये बनाए गए हैं, देयर मस्ट बी एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए among all personnel of the consequence of target level and tolerance or critical limit being exceeded। जो भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं उसके प्रोडक्ट के केयर के लिए, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं और टॉलरेंस लेवल क्या है और कैसे हैंडल करना है उसको अगर जो क्रिटिकल लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग हाइजीन। The purpose of establishing specific standards of personal and premise hygiene to control hazard of microbiological contamination and cross contamination। ये जो मैन्युफैक्चरिंग हाइजीन है इनके लिए जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ये इसीलिए होते हैं, जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी ये स्टैंडर्ड्स होते हैं ताकि माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन को रोका जा सके, या फिर कोई प्रोडक्ट जो कि कंटेमिनेटेड है और जो नहीं कंटेमिनेटेड है दोनों के बीच में कोई इस तरीके का कांटेक्ट ना हो कि वो क्रॉस कंटेमिनेशन कर पाएँ, दैट इज़ जो कंटेमिनेट नहीं है उसको भी कंटेमिनेट कर दें। Chilled foods are manufactured using a wide variety of raw material। बहुत बड़ी वैरायटी रॉ मटेरियल को यूज़ करके चिल्ड फूड्स को बनाया जाता है। प्रोसेसेस एंड पैकेजिंग सिस्टम्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, एंड देयरफॉर मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू हैव बोथ डिफरिंग माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोफाइल आफ्टर मैन्युफैक्चर और स्टोरेज एंड डिफरिंग सेल्फ लाइफ। ये जो प्रोसेसेस हैं चिल्ड फूड्स के लिए बहुत सारे इस तरीके से यूज़ किया गया है कि उसमें कोई भी माइक्रोब ना हो,
तो ज़रूरी है कि इसमें बोथ डिफरिंग माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोफाइल्स हों जो कि मैन्युफैक्चर हो गया है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान और या फिर स्टोरेज के दौरान, बट मस्ट बी माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ। और जो प्रोडक्ट है वो सेफ होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ कंजप्शन, जब से वो बना है उसको बनाने से लेके सप्लाई के दौरान इतने मैन्युफैक्चरिंग हाइजीन्स को यूज़ किया जाता है कि जो प्रोडक्ट होता है जहाँ पे उसको यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे उसको खाया जा रहा है, वहाँ पर वो माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ होना चाहिए। This difference must be taken into account when specifying shelf life in terms of time and temperature and consumer instructions. जो डिफरेंस है दोनों का उस पर ज़्यादा ध्यान तब देना चाहिए जबकि वो सेल्फ लाइफ को डिफ़ाइन कर रहा है, जो प्रोडक्ट है उसके जीवन काल को डिफ़ाइन कर रहा है, और टाइम और टेम्परेचर और कंज्यूमर इंस्ट्रक्शंस को भी स्पेसिफाई कर रहा है। Since Listeria is able to grow under chilled temperature condition, लिस्टेरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि चिल्ड टेम्परेचर कंडीशंस में भी ग्रो कर सकता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम फूड बॉर्न इलनेस। अगर फूड बॉर्न इलनेस से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ होती हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लिस्टेरिया ही होता है, क्योंकि ये कम से कम टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है। अब आता है सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल ऑफ ऑल प्रीसीडिंग फैक्टर्स। जो अभी तक हमने पढ़े हैं प्रीसीडिंग फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए, दैट इज़ उनके लिए जो प्रोसेसेस की जा रही हैं माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, उन पे डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है उसका जीवन काल कितना होगा। बट मस्ट बी वैलिडेटेड बाय चैलेंज टेस्टिंग। चैलेंज टेस्टिंग के द्वारा वैलिडेटेड होना चाहिए, और मॉडलिंग फॉर ईच प्रोडक्ट, और ईच प्रोडक्ट है जो उसकी मॉडलिंग पे डिपेंड होने चाहिए, एंड प्रोसेस फॉर डिफाइंड चिल स्टोरेज कंडीशन। चिल स्टोरेज कंडीशन की जो प्रोसेसेस हैं वो प्रॉपर डिफाइंड होनी चाहिए। By developing a product utilizing a combination of factors such as raw material quality, hygienic processing, temperature, water activity, acidity, and modified atmosphere, microbiological growth can be controlled and the spoilage of foodborne illness prevented. बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको कि यूज़ करके जो फूड बॉर्न इलनेस है, जो खाने से होने वाली बीमारियां हैं, उनको रोका जा सकता है, जैसे कि हाइजीनिक प्रोसेसिंग है, टेम्परेचर है, वाटर एक्टिविटी है, एसिडिटी है। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन और इनके प्रॉपर कंट्रोल के जो तरीके हैं उनके द्वारा फूड बॉर्न इलनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट प्रिंसिपल्स। जो प्रोडक्ट की सेफ्टी होती है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है HACCP के प्रिंसिपल्स की। टू द डिज़ाइन ऑफ प्लांट, किस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस कैसी होंगी, मैनेजमेंट कैसे होगा हाइजीन प्रोसीजर्स का, एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाना है। ये सारी ही चीज़ें आ जाती हैं हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में। HACCP इज़ एन इवोकिंग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक बहुत तीव्रता से बढ़ता हुआ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि रिस्क को मैनेज करता है, and it must be reviewed and revalidated when any change is made to plant, raw material specification, process और packaging। HACCP आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद में प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट में आपने कोई चेंज किया है या जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे कोई चेंज किया है,
रॉ मटेरियल्स के स्पेसिफिकेशन में आपने कोई चेंज किया है तो ज़रूरी हो जाता है कि आप हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को रीवैलिडेट करें, उसको रिव्यू करें कि जो नई चीज़ें हैं उस पर पुराना वाला सूटेबल है या नहीं, या फिर उसको नए वाले के लायक किस तरीके से बनाया जा सकता है। इन सब पॉइंट्स पे गौर करें और उसको रीवैलिडेट करें ताकि दोबारा से हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल जो पॉइंट है, तो आपने जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है, जो नया रॉ मटेरियल है, जो उसमें स्पेसिफिकेशन किया है, उसके लायक हो सके वो उसके लिए प्रॉपर रिस्क असेसमेंट कर सके, या भी जो भी प्रोसेस हो रही है, जो पैकेजिंग हो रही है, उसके दौरान कोई खतरा ना हो, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख सके। अब आता है क्वालिटी कंट्रोल। जो प्रोडक्ट बना है, चिल्ड फूड प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है, उसकी क्वालिटी को किस तरीके से कंट्रोल करना है। सो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स शुड एम एट मॉनिटरिंग एंड वेरीफाइंग स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेंड्स। जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग की जा रही है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो, या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग तो हर लेवल पर ही होती है, लेकिन इसका एम ये होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है किसी भी लेवल पर हो, चाहे शुरुआत हो चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट हो, उसको हर लेवल पे मॉनिटर किया जाना चाहिए और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके जो ट्रेंड्स हैं, उनको भी वेरीफाई किया जाना चाहिए एट रेगुलर इंटरवल्स। नॉट सिंपली एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स के बेस पे सिंपली उनको एक्सेप्ट कर लिया या फिर रिजेक्ट कर लिया। आपको उनको पूरी प्रोसेसिंग चेक करनी है, उसके स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करना है, उसके जो ट्रेंड्स हैं उनको वेरीफाई करना है, उसके बाद ही चीज़ों को अप्लाई करना है। प्रोडक्शन प्रोग्राम्स शुड प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर एडिक्वेट कूलिंग। जो प्रोडक्शन के प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, उनमें इतना टाइम दिया जाना चाहिए कि जो फूड का प्रोडक्ट है, जो चिल्ड फूड बनाना है, उसकी एडिक्वेट कूलिंग के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिले, सफिशिएंट टाइम, जितने की ज़रूरत है उतना टाइम मिले। A deadline for acceptance or later orders should be established to ensure this. इसके लिए एक एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑर्डर होना चाहिए ताकि जो डेडलाइन है कि किस से स्टार्ट होकर किस समय तक आपको कूलिंग करना है, इसके प्रोसीजर क्या हैं, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि प्रोडक्ट की सेफ्टी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट है हाई रिस्क एरिया। स्पेशल कंडीशंस मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई रिस्क प्रोडक्ट। हाई रिस्क प्रोडक्ट जो होते हैं, जिनके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, उनके प्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। तो हाई रिस्क प्रोडक्ट के लिए उन स्पेशल कंडीशंस को प्रोवाइड किया जाना चाहिए और अप्लाई किया जाना चाहिए। Detailed requirements are set out in the CFA Best Practice Guidelines। ये एक प्रकार की गाइडलाइंस हैं जिनमें कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन प्रोसीजर्स को आपको ध्यान में रखना है, ये सारी ही रिक्वायरमेंट्स बहुत ही डिटेल्ड फॉर्मेट में वहाँ पे अवेलेबल हैं। The production area should be completely separated from other areas from floor to ceiling। जो प्रोडक्शन एरिया है वो पूरी तरीके से सेपरेट एरिया होना चाहिए, चाहे वो फ्लोर हो चाहे वो सीलिंग हो, हर तरीके से वो एकदम से सेपरेट होना चाहिए। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन
with microfiltered air at the appropriate temperature and humidity should be provided. प्रॉपर वेंटिलेशन तो ज़रूर ही होना चाहिए और वो वेंटिलेशन इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर ना कर सके। माइक्रो फिल्टर्ड एयर होनी चाहिए और उसका भी टेम्परेचर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जितनी की ज़रूरत है वही टेम्परेचर होना चाहिए। और उसके साथ में जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी के कंट्रोल को भी ध्यान में रख के वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और इसको हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारी ही चीज़ों को ध्यान में रख रहा है कि एयर जो है वो माइक्रो फिल्टर्ड हो, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का खास ध्यान इसमें रखा जाए। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से कि आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल। Thank you very much everyone. Thank you for watching this session.